हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो मुगल साम्राज्य के जितने भी महान बादशाह हुए थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ आगे हम करेंगे। तो हम जो चर्चा कर चुके हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने क्या क्या काम करवाए, इन्होंने कितने मतलब इनकी जो भी खासियत थी हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो थे हम वो चर्चा कर चुके हैं उनकी। अब जो हम बात करने वाले हैं उसके बाद, क्योंकि अकबर तक हम बात कर चुके थे, अकबर के बाद जो राजगद्दी पर बैठा वो था जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से सब जानते हैं। तो जहांगीर राजगद्दी पर बैठा अकबर के बाद। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। 1605 ईस्वी में ही जहांगीर बैठा गद्दी पर। तो उसका नाम था सलीम। अब सलीम नाम किससे रखा था? अकबर ने, इनके सूफी शेख थे सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया था। तो 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और तकरीबन इन्होंने 22 साल शासन किया। तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक न। और जो राजगद्दी पर बैठे वो कौन सी उपाधि के साथ बैठे? तो जो राजगद्दी पर बैठे वो बैठे नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम पर ये किस पे राजगद्दी पर विराजमान हुए। इनको न्याय की मूर्ति भी कहा जाता है। न्याय की मूर्ति या फिर न्याय की जंजीर भी इनको कहा जाता है। ये न्याय करने में बहुत ही माहिर थे। ठीक है। और इनकी एक किताब है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, इनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी लिखना, और इनको जो पूरा किया था लिखना वो किया था मौतबिंद खान ने। मौतबिंद खान ने तुजुक ए जहांगीरी को लिखना पूरा किया था। पूरी किताब है जहांगीर के ऊपर, जिनमें जहांगीर के वर्णन किया गया है पूरा। ठीक है। और ये बताने से पहले पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी। ठीक है। जहांगीर ने पांचवें गुरु, जो सिख धर्म के जो सिख गुरु थे, पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव, उनको फांसी की सजा सुना दी थी। क्यों सुना दी थी? क्योंकि इनका एक पुत्र था खुसरो। तो खुसरो ने क्या किया? जहांगीर के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया और उसी वजह से जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध जालंधर के पास बहरावल के मैदान में ही युद्ध हुआ और उस युद्ध में मदद की थी अर्जुन देव जी ने। ठीक है। सिख के गुरु अर्जुन देव जी ने इनकी मदद कर दी थी। उसी वजह से जहांगीर ने इनको फांसी की सजा सुना दी। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर ने सुनाई थी। नूरजहां, जो कि इनकी पत्नी जहांगीर की, इससे पहले इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा इतिहास है नूरजहां का। नूरजहां जो थी वो ईरान की निवासी थी। ईरान, ठीक है, ईरान की निवासी। और किनकी पुत्री थी? मिर्जा गयास बेग की। मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। और इनका जो वास्तविक नाम है था, इनका जो वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा इनका नाम था नूरजहां का। नूरजहां का क्या नाम था? मेहरुन्निसा नाम था। ठीक है। तो इससे पहले नूरजहां की शादी हो चुकी थी। 1594 में इनकी शादी हो चुकी थी अली कुली बेग के साथ। ठीक है। 1594 में इनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी, बाद में जहांगीर से हुई थी। 1594 में अली कुली बेग के साथ इनकी शादी हो चुकी थी और लगभग 13 साल की शादी के बाद, लगभग शादी के बाद 13 साल बाद अली कुली बेग की मौत हो गई थी। समथिंग 1607 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है। उसके बाद नूरजहां को अकबर की जो विधवा थी, अकबर की जो विधवा थी, क्या नाम था? सलीमा बेगम। अकबर की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनकी देखभाल के लिए नूरजहां को रखा गया था। मतलब मेहरुन्निसा को, उन्हीं का ही नाम है, नूरजहां का ही। तो नूरजहां को उनकी देखभाल के लिए रखा गया था। तब भी जहांगीर उनसे मिला और उसमें शादी कर ली। 1611 ईस्वी में शादी की। कब? 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। तो इन्हीं की याद में, ठीक है, इन्हीं के लिए इन्होंने क्या बनवाया? इन्हीं के लिए इन्होंने नूर महल, ठीक है, ये उपाधियां हैं अभी। तो नूर महल और नूरजहां की उपाधि किसको दी थी? नूरजहां को। किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने नूरजहां को नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। और इन्हीं के सम्मान में, नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। नूरजहां के ही सम्मान में किसने? जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। और जहांगीर के 5 पुत्र थे। ये मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेता जा रहा हूं, कोई स्टोरी में ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या? 5 पुत्र थे इनके। 5 क्या नाम था? खुसरो, जिसने विरुद्ध किया था किसके खिलाफ?
अपने पिताजी जहांगीर के खिलाफ, ठीक है। एक थे परवेज, एक खुर्रम, ठीक है। खुर्रम को शाहजहां के नाम से सब जानते हैं और इनको ही किसकी उपाधि मिली थी, और शाहजहां की उपाधि और शाहजहां के नाम से ये गद्दी पर बैठे, बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। खुर्रम, फिर है शहरयार, ठीक है, शहरयार, और पांचवे हैं जहांदार। कौन कौन से? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में 17 में एमपीपीएससी में कि खुसरो किस मुगल शासक के पुत्र थे? तो जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के पुत्र थे। आगे चलते हैं, लाडली बेगम। जो लाडली बेगम थी ये पुत्री थी किसकी? नूरजहां की और अली कुली बेग की। अली कुली बेग और नूरजहां की एक लड़की थी, उसका नाम था क्या? लाडली बेगम। इसकी शादी करवा दी थी जहांगीर ने अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ। किसके साथ? शहरयार के साथ। तो लाडली बेगम, ठीक है। शेर अफगान, शेर अफगान क्यों लिखा है यहाँ पे? ये पुत्री थी अली बेग, अली बेग को ही उपाधि मिली थी शेर अफगान की। अली कुली बेग को उपाधि मिली थी। अली कुली बेग कौन थे? नूरजहां के पहले पति थे। नूरजहां के पहले पति अली कुली बेग, उनको एक उपाधि मिली थी शेर अफगान। शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक शेर मारा था, ठीक है, इन्होंने एक शेर मारा था, उसी के सम्मान में इनको शेर अफगान की उपाधि मिल गई थी अली कुली बेग को। तो शेर अफगान तथा नूरजहां की पुत्री थी, उससे शहरयार का शादी करवा दी थी, विवाह करवा दिया। शहरयार किसके पुत्र थे? जहांगीर के, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं थोड़ा। 28 अक्टूबर 1627 को, 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। और कहां पर? भीमबार के निकट, भीमबार में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनको जो दफनाया गया वो कहां दफनाया गया? इनको शाहदरा में, इनको शाहदरा जो कि लाहौर में पड़ता है, शाहदरा में दफनाया गया, रावी नदी के पास में, ठीक है दोस्तों। 28 अक्टूबर 1627 को इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? भीमबार में, और शाहदरा लाहौर के निकट जो पड़ता है वहां पर रावी नदी के किनारे इनको दफनाया गया। और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं इनके जो शासन के जो प्रमुख चित्रकार थे, क्योंकि जहांगीर के टाइम को चित्रकार का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे इसमें लिखा होगा, जो लिखा इधर ही लिखा होगा, चित्रकाल का स्वर्ण काल, ठीक है। अब यहाँ पे चित्रकला बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी, तो इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन से थे? एक तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, आगा रजा, ठीक है, थोड़ी आगा रजा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आगा रजा। दूसरा है अबुल हसन, अबुल हसन, पहला आगा रजा, दूसरा अबुल हसन, तीसरा मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर, चौथा मोहम्मद मुराद, ठीक है, पांचवा उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर, पांचवा पांच हो गए, छठवा बिसनदास, फिर मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। और भी थे, ये थोड़े फेमस थे, ठीक है। कौन कौन से? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग तथा दौलत। ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार रहे थे, ठीक है, बहुत ही फेमस चित्रकार थे। तो जो इनमें से ये दो थे, कौन कौन से? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, इनको उपाधियां मिली थी, जहांगीर ने इनको उपाधियां दी थी। उस्ताद मंसूर को तो बोल दिया था नादिर अल उस, नादिर अल उस, नादिर अल उस की उपाधि किसको मिली थी? उस्ताद मंसूर को, जो कि बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। और अबुल हसन को उपाधि मिली थी नादिरुज्जमा, नादिरुज्जमा, ठीक है, नादिरुज्जमा की उपाधि किसको मिली थी? अबुल हसन को। और यहाँ बता देता हूँ, हजमा नामा, हजमा नामा ये कोई किताब का नाम नहीं है, ये एक चित्रकला का विषय है। हजमा नामा एक चित्रकला का विषय है, कोई किताब का नाम नहीं है, चित्रकला का विषय है, ठीक है। इस काल को, जहांगीर को जो काल था, उस काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को ही कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर का एक मकबरा बनवाया था, उसका निर्माण जो करवाया वो करवाया था नूरजहां ने, ठीक है, जो कि 1611 में उनकी पत्नी के रूप में बनी थी। उन्हीं ने ही जहांगीर का एक मकबरा का निर्माण करवाया। किसने? नूरजहां ने। तो दोस्तों ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में? इसके जहांगीर के बारे में। और एक बात और बता दूं,
थोड़ा सा सही है। नूरजहां जो थी, इनकी जो माँ थी कौन, मिर्जा गयास बेग, ठीक है, मिर्जा गयास बेग, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इन भाई एक तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो उनकी माँ थी नूरजहां की, अस्मत बेगम, उनका उन्होंने क्या किया था, अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि, ठीक है, गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि को इन्होंने खोजा था। किसने, अस्मत बेगम ने, नूरजहां की माँ थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करें शाहजहां की, ठीक है, शाहजहां कौन, शाहजहां किसका नाम था, खुर्रम का, खुर्रम को ही नाम शाहजहां किसने रखा था, ये जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी। किसी के खिलाफ लड़ने से ये जीत हासिल कर ली थी, तब से इनको शाहजहां की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, तो शाहजहां जो अब ये गद्दी पर कब हटे, 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आया, शाहजहां, जिनका नाम था खुर्रम, खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा 1627 में, और लगभग इन्होंने 30 साल शासन किया, 1627 से 30 साल, 1657 ईस्वी तक। अब राजा उदय सिंह की पुत्री, ठीक है, अब ये किसके कोख से जन्मे वो बता देता हूं। जो राजा उदय सिंह थे, ये राजस्थान के महाराजा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई। कौन थी, जगत गोसाई, उन्हीं का लड़का था कौन, शाहजहां मतलब खुर्रम, उन्हीं का लड़का था। 1592 ईस्वी में ये जन्मा, कहां पर, लाहौर में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आसफ खां की, तो आसफ खां की जो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुम्मद बानो। आसफ खां कौन था, आसफ खां, ठीक है, आसफ खां, और आसफ खां की पुत्री थी अर्जुम्मद बानो बेगम, उससे इनका विवाह हुआ। ठीक है, इनका विवाह हुआ। ठीक है, आसम खां इसी के भाई थे, जहांगीर के ही भाई थे आसफ खां। ठीक है, तो यहाँ पर एक और आएगा मोहम्मद खां, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो जहांगीर के टाइम की बात है, तो एक है महाबत खां, और महाबत खां ने क्या किया, झेलम नदी के पास में ही कब, 1626 ईस्वी में इनको बंदी बना लिया था। किसको, जहांगीर को, नूरजहां को, ठीक है, इनको बंदी बना लिया था। ठीक है, महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। तो आसफ खां कौन है, उन्हीं का ही जहांगीर का भाई था। तो उसी की पुत्री थी अर्जुम्मद, अर्जुम्मद बानो, उसी के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। किसका, शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का एक और विवाह हुआ था मुमताज, ठीक है, मुमताज से, उन्हीं की याद में ताजमहल, तो विवाह कर दिया गया था। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब, थोड़ा बड़ा सा नाम है, इस उपाधि के साथ जे गद्दी पर बैठे। जैसे कि जहांगीर बैठे थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से, ऐसी जो शाहजहां थे वो गद्दी पर बैठे अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी। थोड़ा बड़ा नाम है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा नाम है। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी की उपाधि के साथ ये राजगद्दी पर विराजमान हुए सन 1628 ईस्वी में। ठीक है, 1628 में कह सकते हैं, 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में। अब देखो आसफ खां, जो आसफ खां थे, आसफ खां कौन थे, जहांगीर के भाई थे। उनको उपाधि दी थी वजीर की, किसने, शाहजहां ने। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर की उपाधि दी थी। ये ऊपर लिखा है, आपको दिख रहा हो, ठीक है, आसफ खां को लिख लेना, नहीं दिख रहा होगा, लोगो लगा हुआ है। तो आसफ खां को उपाधि दी थी, किसकी, वजीर की उपाधि, किसने, शाहजहां ने। और ऐसी महाबत खां, महाबत खां कौन था, जिसने बंदी बना लिया था 1626 ईस्वी में जहांगीर को, नूरजहां को, आसफ खां को। तो उसके बाद में संधि हो गई थी इनके बीच में, मतलब मिल गए थे शाहजहां के टाइम पे। तो शाहजहां ने महाबत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, आसफ खां को उपाधि मिली थी वजीर की उपाधि, और महाबत खां को उपाधि मिली थी खान खाना की उपाधि। तो आप देख सकते हो, उसमें दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, तो ये आ गया। अब जैसे कि हम जानते हैं ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में। ठीक है, मुमताज महल जब मर गई थी, उन्हीं की अस्थियों के ऊपर ताजमहल बनवाया गया था। अब जो ताजमहल की जो रूपरेखा रखी थी, ताजमहल की जो रूपरेखा थी, वो उस्ताद ईसा,
उस्ताद ईसा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, उस्ताद ईसा लिख लेना। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने रखी थी कि क्या रूपरेखा होना चाहिए इसकी, तो वो उस्ताद ईसा ने की थी। और जो स्थापत्य कलाकार थे, कलाकार मतलब इसमें जो स्थापत्य चीजें जो क्या डिजाइनिंग विजाइनिंग सब कुछ, वो कलाकार कौन थे, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने पूरे स्थापत्य की जो कलाएं थी इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे का डिजाइन होना चाहिए, वो किसने दिया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। रूपरेखा का मतलब पूरा मैप डिजाइन वगैरह, ठीक है, वो तो किसने, उस्ताद ईसा ने। और उसका पूरा डिजाइन वगैरह कैसी क्या इसमें स्थापत्य कलाएं होनी चाहिए, वो किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। मयूर सिंहासन, जैसे कि जानते हैं मयूर सिंहासन नाम भी सुना होगा, मयूर सिंहासन बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। मयूर सिंहासन बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। और उसके कलाकार कौन थे, इसमें भी अच्छी अच्छी कृतियां आपको मिलेंगी, कलाकारी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो कलाकार थे इसके, वो थे बेबादल खां। बेबादल खां, बेबादल खां इसके कलाकार थे, उन्होंने मयूर सिंहासन बनाया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला मतलब जो कारीगरी होती है ना, स्थापत्य जो डिजाइनिंग वगैरह, उसका स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहां के काल को। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था, ये शाहजहां के काल को, ठीक है। अगर आगे बात करें आगरा की जामा मस्जिद, ठीक है, आगरा में भी एक जामा मस्जिद है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री मतलब शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, शाहजहां की बेटी कौन थी, जहां आरा, उसने आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया, ठीक है। और इनके दरबार के, शाहजहां के जो दरबार के फेमस जो चित्रकार थे, इनके में तो बहुत ही ज्यादा चित्रकार थे, इनके में कम है। चित्रकार दो ही थे, मोहम्मद फकीर जो अच्छे से थे, वैसे तो बहुत है। तो चित्रकार जो थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम दो शाहजहां के दरबार के बहुत ही प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। संगीतक की बात करें तो लाल खां, संगीत संगीत बजाने वाले संगीतज्ञ कौन, लाल खां। तो लाल खां को उपाधि दी थी शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि। ऐसे एक जगन्नाथ थे जे भी संगीतज्ञ, तो जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। तो दो संगीतज्ञ संगीत बजाने वाले, तो दो संगीतज्ञ थे, कौन कौन से, एक तो थे लाल खां और दूसरे थे जगन्नाथ। तो लाल खां को उपाधि दी थी गुड़ समंदर की, लाल खां को उपाधि दी थी गुड़ समंदर की, और जगन्नाथ को उपाधि दी थी महाकवि राय की, ठीक है, महाकवि राय की उपाधि इनको मिली थी। अगर हम बात करें आगे 1658 में दारा, देखो दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध, मतलब देखो इनका पुत्र था शाहजहां का, तो शाहजहां के बीमारी के बाद, इनकी वैसी बीमारी की खबर सुन के इनको थोड़ा छुपा दिया था, बीमारी की खबर सुन के क्या हुआ, सारे जिनके भाई थे मतलब शाहजहां के जो पुत्र थे, ठीक है, तो वो आपस में लड़ बैठे, वो आपस में उनका लड़ना हो गया कि अब किसके लिए, गद्दी के लिए, कि कौन क्या करेगा। तो इनका पुत्र था, ठीक है, कौन, दारा, ठीक है, दारा पुत्र था उनका। तो दारा के और औरंगजेब के बीच में युद्ध हो गया, धर्मट का युद्ध, जिसको धर्मट का, इनके बीच में 3 युद्ध हुए, एक धर्मट का युद्ध हुआ, एक सामूलगढ़ का युद्ध हुआ, एक देवराय की घाटी में युद्ध हुआ। कहाँ का, धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था मार्च में समथिंग, और सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में ही हुआ था, वो मई में हुआ था, 2-4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ही, ठीक है। सामूगढ़ का भी युद्ध दारा और औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। दारा बहुत ही ज्यादा विद्वान था, ठीक है। और देवराई की घाटी का युद्ध भी किसके बीच में हुआ था, दारा और औरंगजेब के, दारा और औरंगजेब के बीच में। तो दारा और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध में दारा हार गया था, ठीक है। अब इनके और भी पुत्र थे जैसे कि सूजा, मुराद और औरंगजेब, ठीक है। सूजा मुराद, जो सूजा था उसको बंगाल का एरिया मिला हुआ था, और जो मुराद था उसको गुजरात का एरिया मिला हुआ था, और जो औरंगजेब था वो पूरे दक्कन में छाया हुआ था। तो ऐसे अलग अलग पुत्र थे, इनसे सभी भाइयों में लड़ाई मड़ाई होने लगी। तो जो अब जीता, सबसे शक्तिशाली साबित हुआ वो औरंगजेब साबित हुआ, और औरंगजेब को गद्दी मिल गई थी, ठीक है। तो सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, दारा सिको, ठीक है, तो और धर्मट के 3 युद्ध हुए, तीनों में वो हार गया था, कौन, दारा। अब दारा सिको, जो दारा सिको पूरा नाम था दारा सिको, इसको एक क्या बोला जाता था, इसको शाह बुलंद इकबाल बोला जाता था,
शाह बुलंद इकबाल बोला जाता है। किसको? दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल बोला जाता था। ठीक है। और जब इसकी मृत्यु की बात करें, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? मैं बताता हूँ, जो शाहजहां को सबसे पहले बंदी बना लिया था किसने? औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी सन 1666 में, 75 साल की उम्र में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 22 जनवरी 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये रहा जहांगीर के बारे में और औरंगजेब के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उनके बारे में हम चर्चा कर ली है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो लेंगे औरंगजेब के बारे में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर देखते हैं आगे, औरंगजेब चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, शाहजहां के बाद कौन गद्दी पर बैठा? औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा वो रहा 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, लगभग 49 साल इसने शासन किया, अकबर की तरह ही। ठीक है, अकबर और ये इन्होंने समान शासन किया है। अगर इसके जन्म की बात करें, इसका जन्म कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1618 में, 24 अक्टूबर 1618 में इसका जन्म हुआ था दोहाद में। ये कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, दोहाद में इसका जन्म हुआ था, गुजरात में पड़ता है। इसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी थी। ये थोड़े वैसे इनके थोड़े घर परिवार के बारे में बात हो गई। अब बात करें अबुल मुजफ्फर, जो गद्दी पर बैठे। अब कौन सी उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठे? सब लोग अपनी एक एक उपाधि के साथ गद्दी पर बैठते हुए आ रहे थे, बादशाह अकबर हो या फिर हुमायूं हो या फिर शाहजहां हो, क्यों ना हो, जहांगीर क्यों ना हो, तो ये भी, इनका भी एक अलग से बहुत बड़ा सा नाम होगा जो कि गद्दी पर बैठे थे। तो इनका जो उपाधि थी वो थी अबुल मुजफ्फर महाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। ठीक है, क्या? अबुल मुजफ्फर महाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से ये गद्दी पर बैठे। आगरा, इन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। पहली बार आगरा में करवाया, आगरा में राज्याभिषेक करवाया 1658 में। उसके बाद ये कहां पर आए? दिल्ली आए। दिल्ली में जो शाहजहां का महल था, तो शाहजहां के महल पर भी फिर ये बैठे राजगद्दी पर, वहां पर भी इन्होंने 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया। और जिनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। ठीक है, औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हाकिम। ठीक है, और जो देख, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, वो 2 संप्रदाय में दो में डिवाइड हो गया था। एक था सुन्नी और एक था सिया। तो जो औरंगजेब था वो सिया धर्म के मानने वाला था। ठीक है, और इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। जो औरंगजेब है उस वो क्या ना है? सिया सुन्नी धर्म का मानने वाला था, और इसे क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को ही कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद भी कर लिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था सन 1666 ईस्वी में, आगरा में। ठीक है, आगरा में दीवाने खास में जो मिलने आए थे, कौन? शिवाजी मिलने आए थे, तो उनको उस टाइम पे कैद कर लिया था। और जयपुर में, कहां पर? जयपुर में इनको बंदी बना के रख लिया गया था। ठीक है, जयपुर भवन में बंदी बनाकर रख लिया गया था। कब? 1666 ईस्वी में। और इन्होंने तेग बहादुर की भी हत्या करी। तेग बहादुर कौन थे? सिख धर्म के नवे गुरु, सिख धर्म जो सिख के गुरु थे, नवे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, तेग बहादुर जी की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि इनका काम, जो औरंगजेब का भी महत्वपूर्ण काम था, वो था धर्म परिवर्तन। ठीक है, मुस्लिम से इस्लाम से, हिंदू से इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाना। तो धर्म परिवर्तन के वजह से ही इन्होंने क्या, तेग बहादुर जी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, तो इनको मरवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, हत्या करवा दी थी। और जजिया कर, देखो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अकबर के टाइम पे जजिया कर, ठीक है, जो जजिया कर अकबर ने बंद किया था। जजिया कर क्या होता था? जो कि गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं उन पर राजनीतिक और धार्मिक जो टैक्स लगता है उसको जजिया कर बोलते हैं। ठीक है, तो जजिया कर को अकबर ने बंद करवा दिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट करवा दिया किसने? औरंगजेब ने। 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से चालू हो गया था। ठीक है, औरंगजेब ने चालू करवाया। अकबर के टाइम पे भी बंद रहा, जहांगीर के टाइम पे भी बंद रहा, शाहजहां के टाइम पे भी बंद रहा, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे
चालू हो गया था, ठीक है, 1679 में। और औरंगजेब ने एक मकबरा भी बनवाया, बीबी का मकबरा, जो कि कहां पर है, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा 1679 ईस्वी में ही किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र, ठीक है, औरंगजेब का एक लड़का था, उसका नाम था अकबर, ठीक है, तो इसको अकबर द्वितीय बोलेंगे, अकबर सेकंड बोलेंगे, क्योंकि अकबर इससे पहले एक और आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर द्वितीय, उन्होंने दुर्गादास के कहने पर अपने पिताजी के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जैसे कि जहांगीर के पुत्र खुसरो ने भी विद्रोह किया था पिताजी के खिलाफ, तो यहाँ पर भी औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर इनके पिताजी के विरुद्ध क्या कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, ठीक है, खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगर आगे और बात करें औरंगजेब के बारे में, तो जो औरंगजेब थे वो कुरान पे चलने वाले क्या थे, कुरान को शासन का आधार मानते थे, ठीक, कुरान इनकी इस्लाम धर्म की पुस्तक, तो उसको पे शासन करने वाले, ठीक है, कुरान को शासन का आधार मानते थे, इसी के बेस पर वो शासन करते थे। और इन्होंने बहुत सारी चीजों को बंद भी करवा दिया था जो अकबर के टाइम पे चालू थी, जैसे कि तुलादान वगैरह। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से, सिक्के पर कलमा खुदवाना पहले चलता था, कलमा खुदवा देते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बंद करवा दिया था, सारी प्रथाएं इन्होंने बंद कर दी। नवरोज का त्योहार बनाते थे, ठीक है, भांग की खेती करना, भांग की खेती भी बंद करवा दी, गाना बजाना भी बंद करवा दिया, झरोका दर्शन पूरा बंद करवा दिया। तुलादान, तुलादान का मतलब होता है जैसे कि जो सम्राट होते हैं उनके पुत्र को सोने चांदी की वस्तुओं में तोलना, ठीक है, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया था, ठीक है। सभी पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे जो कि अकबर के टाइम पे चालू थे सब चीजें, तो इन्होंने सब प्रथाओं को बंद करवा दिया। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दो। तो सबसे बड़े बड़े मंदिरों की बात करें तो जैसे कि सोमनाथ का मंदिर हुआ, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर भी हुआ, तो सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ का, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर। तो जो मथुरा में केशव राय मंदिर किसने बनवाया था, जहांगीर के टाइम पे ही बना था, ठीक है, किसने बनवाया था, वीर सिंह ने बनवाया था जहांगीर के टाइम पे मथुरा का केशव राय मंदिर, ये भी तुड़वाने का आदेश दे दिया किसने, औरंगजेब ने। अगर बात करें आगे, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वो हुई, देखो 1707 तक इसने शासन किया, तो 1707 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, 20 फरवरी 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसको खुल्दाबाद, जो कि आज के किसके नाम से जाना जाता है, रोजा, ठीक है, आज के रोजा नाम से जाना जाता है, क्या, खुल्दाबाद, वहां पे इसको दफना दिया गया था। औरंगजेब दारुल हर्ष और दारुल इस्लाम, तो दारुल हर्ष क्या होता है, काफिरों का देश, और दारुल इस्लाम मतलब इस्लामों का देश। तो ये काफिरों के देश से इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब का जो मुख्य लक्ष्य क्या था, हिंदू को या फिर सिख को, कोई भी हो, उसको इस्लाम बनाना, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। तो इसने क्या कर दिया कि इसका जो लिखा है ना, औरंगजेब दारुल हर्ष मतलब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम मतलब इस्लामों के देश में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य इसका हो गया था, कि हिंदू को या सिख हो या कोई भी हो, उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना, इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का मेन लक्ष्य इसका हो गया था। सर्वाधिक हिंदू सेनापति की बात आती है, देखो इसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा किसके टाइम पे थे, औरंगजेब के टाइम पर थे। और इसका जो डॉक्टर की बात करें, इसका जो औरंगजेब का जो चिकित्सक था, जो इसकी देखभाल करता था पूरे, जब भी कुछ हो जाता, वो थे फ्रांकोइस वर्नियर, ठीक है, फ्रांकोइस वर्नियर, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के ही होंगे, ठीक है, जब अंग्रेज आ चुके थे तब। तो फ्रांकोइस वर्नियर किसके वो चिकित्सक थे, किसके, डॉक्टर औरंगजेब के। तो दोस्तों ये हो गया औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, अब बाबर के बारे में उसके महत्वपूर्ण तथ्य थे, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, पहले हुमायूं फिर अकबर, उसके बाद देखा था जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां के बारे में, फिर औरंगजेब के बारे में। तो यहां तक अपना 1707 तक जो मुगल साम्राज्य था वो खत्म हो गया। अब 1707 से लेकर 1857 तक, ठीक है, बात करें 1858 या 57 तक बात करें, तो उसको उत्तर मुगल काल बोला जाता है, उसको भी हम चालू करेंगे। उससे पहले हम जो मुगल शासन काल में जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, मंत्री परिषद कैसे थे,
वहां के टैक्स मैक्स के बारे में कि कौन क्या वसूलता था, कि कैसे क्या प्रशासन चलता था, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करूं मुगल शासन की व्यवस्था, ठीक है, तो यहाँ पे मंत्री परिषद आप जानते ही हैं, जैसे कि राज्य की मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल अलग होता है, कैबिनेट मंत्रिमंडल अलग होता है। तो ये मंत्री परिषद जो होता है, तो इनके टाइम पे मंत्री परिषद जो था उसको क्या बोलते थे, विजारत बोलते थे। क्या, विजारत। मंत्री मंडल को क्या बोलते थे, मंत्री परिषद को विजारत बोला जाता था। और सद्र का न्याय करने वाली, ठीक है, लिखा है ना सद्र न्याय विभाग, तो न्याय का जो विभाग था, न्याय करने वाला, उसको क्या बोलते थे, काजी। ठीक है, काजी, ये तो आपने भी सुना होगा। और इसके टाइम पे सूचना गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था, सूचना देना, या फिर जो मुखबर लोग होते हैं ना, गुप्तचर लोग, तो उनका जो विभाग का जो प्रधान होता था, मेन हेड, तो उसको क्या बोलते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। क्या बोलते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। ठीक है, मंत्री परिषद, काजी, दरोगा ए डाक चौकी बोला जाता है किसको, सूचना और गुप्तचर जो लोग होते हैं ना, सूचना देने वाले, मुखबर जिसको हम बोल देते हैं, तो वो कौन, प्रधान कौन था, दरोगा ए डाक चौकी, उसको बोल दिया जाता था। अब सबसे छोटी इकाई, जब इनके शासन काल में, मुगल साम्राज्य के जब शासन काल की बात आती है, तो सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब क्या है, जैसे कि आजकल तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले इंडिया, फिर इंडिया के अंदर स्टेट, राज्य जो होते हैं, फिर राज्य के अंदर फिर जिले होते हैं, फिर जिले के अंदर कस्बे बने होते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई होती थी उस टाइम पे, वो ग्राम होती थी, ग्राम, ठीक, गांव, ठीक है, ग्राम। और जिसको ही क्या बोल दिया जाता था, मावदा या दीही बोल दिया जाता था। क्या, मावदा या दी, किसको बोलते थे, ग्राम को ही बोलते थे। सबसे छोटी इकाई यही होती थी। अगर मैं बात करूं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी की बात करूं, मुगल काल में कौन कौन से अधिकारी थे, जैसे कि सूबेदार। ठीक है, सूबेदार कौन था, जो कि प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, पूरा प्रांत, प्रांत की बात कर रहा हूं, जिले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रांत में शांति स्थापित करना किसका काम था, सूबेदार का। आप लिख सकते हो ये, सूबेदार का जो काम था वो प्रांत में शांति स्थापित करना था। अगर मैं बात करूं दीवान की, तो दीवान का जो काम था वो प्रांत में राजस्व वसूलना, राजस्व मतलब जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उसका प्रधान। ठीक है, दीवान कौन था, राजस्व वसूलने का प्रधान, टैक्स को वसूलने का प्रांत में। लेकिन ठीक है, अगर मैं बात करूं बख्शी, तो बख्शी क्या होता है, बख्शी होता है प्रांतीय सैन्य अधिकारी। ठीक है, प्रांतीय सैन्य का प्रधान कह सकते हो, प्रांत के सैन्य प्रधान, प्रांतीय सैन्य प्रधान। और फौजदार की बात करूं, तो फौजदार क्या, अब जो जिले की बात आ जाएगी, जो फौजदार था ये पूरे जिले का, ठीक है, पूरे जिले का प्रधान होता है, जिसको फौजी, जो फौजी लोग होते हैं ना, उसमें पूरा जिले का प्रधान होता है। ठीक है, जिले का प्रधान फौजी इसको बोलते हैं, फौजी अधिकारी। ठीक है, पूरे जिले का फौजी अधिकारी का प्रधान, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आमिल की, तो आमिल जिले का जो टैक्स होता है पूरा, उसका प्रधान मान लिया जाता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, जो आमिल होता है वो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। आप लिखते जाना, मैंने लिखा नहीं है, ये चीज मैंने आपको केवल बता दिया है कि कौन कौन होता है। आप जो मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाना। अगर मैं बात करूं, देखो आमिल को ही अमल गुजार भी कहते हैं, आमिल को ही अमल गुजार भी कहा जाता है। अगर मैं कोतवाल की बात करूं, तो कोतवाल कौन होता है, पूरे नगर का प्रधान होता है। और सिकदार की बात करूं, तो सिकदार कौन होता है, पूरे परगने का प्रमुख अधिकारी होता है। तो ये मुगल काल के प्रमुख अधिकारी थे, इस टाइम पे यही सब कुछ देखते थे। लेकिन आजकल तो आप भी देख रहे हो, सब लोग अलग अलग विभाग में हैं, इनकम टैक्स में, चाहे सेना में चले जाओ, चाहे पुलिस में चले जाओ, तो सबके अलग अलग प्रधान होते हैं ना। तो ऐसे ही इनके काल में भी क्या, अलग अलग अधिकारी होते थे, जिसका अलग अलग काम होता था। कोई किसी का टैक्स वसूल करने का, किसी का फौज का जो प्रधान होना, फौजी की देखभाली करना, ठीक है, पूरा उसी का देखना। तो उनके टाइम पे भी अलग अलग अधिकारी होते थे। तो वो अधिकारी ये है, सूबेदार, दीवान, बख्शी, फौजदार, आमिल, कोतवाल, सिकदार। ठीक है, तो ये मुगल काल के प्रमुख अधिकारी हो गए। अगर मैं बात करूं भूमिकर, भूमिकर, भूमिकर मतलब भूमि का जो टैक्स आता है, भूमि का टैक्स, भूमि को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट का मतलब क्या है, एक खालसा भूमि, एक जागीर भूमि, और दूसरा सयूर गल भूमि, जिसको मदद मास भी कह देते हैं और मिल्क भी कह देते हैं। अब मैं बताता हूं ये भूमि क्या काम होता है इनका। जो खालसा भूमि होती है वो तो केवल बादशाह के हक में ही होती है। ठीक है, बादशाह का कब्जा होता है, जो बादशाह होते थे इनके मुगल काल में,
उन्हीं का कब्जा होता था खालसा भूमि पर। ठीक है, खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण होता था। और जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि नाम से पता चल रहा है जागीरा दे देना, तो तनख्वाह के बदले जो जिनको जमीन दी जाती थी, जैसे कोई सेनापति है या फिर कोई मुगल शासन में जो भी काम कर रहा है, तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी, तनख्वाह के बदले में क्या उनको जमीन दे देते थे, उसको जागीर भूमि कहा जाता है। ठीक है, उसको जागीर भूमि कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं सयूरगल की, ठीक है, सयूरगल जिसको मदद मास भी कहते हैं और मिल्क भी कहा जाता है, तो सयूरगल जो भूमि होती थी, सयूरगल वो अनुदान में देने वाली भूमि होती थी, मतलब दान में दी हुई भूमि होती थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। 3 भूमि में इन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन सी? खालसा भूमि जो कि बादशाह के नियंत्रण में होती थी, जागीर भूमि, जागीर भूमि मतलब तनख्वाह के बदले भूमि दे देना। ठीक है, सरयुगल भूमि, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, ये दान में दी हुई भूमि होती थी। अगर मैं आगे बात करूं 1580 ईस्वी में इन्होंने एक नई कर प्रणाली चालू की। 1580 ईस्वी में अकबर ने, याद रखना 1580 ईस्वी में अकबर ने एक नई टैक्स की प्रणाली चालू की जिसको दहसाला कहा जाता है। ठीक है, इसको दहसाला कहा जाता है, जो किसके नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल थे उनके दरबार में अकबर के, तो उनके नाम से टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। किसको? दहसाला को। ये नवीन कर प्रणाली है, नवीन मतलब नई टैक्स की प्रणाली इन्होंने चालू की थी दहसाला के नाम से, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत ही भूमि को 4 वर्गों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया कि टैक्स के मामलों में, कि अगर भूमि ऐसी होगी तो उससे इतना टैक्स लेना है, अगर भूमि ऐसी होगी तो उससे इतना टैक्स लेना है। ऐसा होता है ना कि अपन भी, अगर मैं बाइकों की बात करूं या फिर कार की बात करूं, आप रोड टैक्स भी देते हो, तो बाइक जाती है बाइक से कम लगता है, कार जाती है कार से ज्यादा लगता है, ट्रक जाते हैं ट्रक से और ज्यादा लगता है। तो ऐसे इन्होंने भी क्या किया था, जो भूमि थी, जो जमीन थी, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और भूमि के हिसाब से ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे। जैसे कि मैं बात करूं पोजल, ठीक है, पोजल क्या है? एक भूमि का नाम है। ठीक है, पोजल। तो इस भूमि में, ये अच्छी भूमि थी, यहाँ पर साल में 2 बार खेती हो जाती थी, जैसे कि वैसे भी होती है। तो नियमित कृषि इसमें होती थी, खेती हर बार खेती कर लेते थे, मतलब साल में 2 बार खेती कर लेते थे आसानी से, तो इसको पोजल भूमि कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें टैक्स ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं परती की, परती एक ऐसी भूमि थी, यहाँ पर 1 या 2 सालों में एक बार ही खेती कर पाते थे। ठीक है, कोई कोई जमीन ऐसी होती है वहां पर खेती नहीं कर सकते थे, कि एक बार पैदावार हो गई, दूसरी बार नहीं कर पा रहे, कम से कम 1-2 साल उसको लगेंगे, तो 1 से 2 साल में एक बार ही जब खेती होती थी, उसको परती भूमि कहते थे। यहाँ का टैक्स थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू पोजल, पोजल की अपेक्षा। अगर मैं बात करूं चादर, तो चादर भी एक ऐसी भूमि होती थी, यहाँ पर 3 या 4 साल में एक बार ही खेती होती थी, 3 या 4 साल में एक ही बार खेती हो रही है, तो इसका मतलब इसमें टैक्स और कम देना पड़ेगा, क्योंकि जब उपज ही नहीं हो रही है तो टैक्स किस बात का दे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा उपज हो रही है, जहां पर ज्यादा कृषि हो रही है, तो वहां पर टैक्स तो ज्यादा देना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पोजल जो भूमि थी, इसमें साल में 2 बार खेती हो रही है, 2 बार उपज हो रही है, तो यहाँ का टैक्स थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो इस वर्गों के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। तो पोजल में साल में 2 बार खेती हो जाती थी, परती में 1 या 2 साल में एक बार ही खेती हो रही है। चादर की बात करें, जो भूमि के नाम है अलग अलग बांट दिया उन्होंने। चादर की बात करें तो 3 से 4 साल में एक ही बार ही खेती हो रही है। और जो बंजर भूमि, नाम से ही पता चल रहा है बंजर भूमि, बंजर है तो इस पर क्या खेती होगी, तो भूमि बंजर जो भूमि थी, इस पर कोई खेती नहीं होती थी और इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, बंजर भूमि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे, कृषक 3 वर्गों में विभाजित। देखो कृषक का मतलब क्या, खेती करने वाले। ठीक है, खेती करने वालों को भी 3 वर्गों में इन्होंने विभाजित कर दिया था, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। अगर मैं आगे बात करूं कौन सी, खुदकास्ट, कौन सी, खुदकास्ट। तो खुदकास्ट ये ऐसे किसान थे, खुदकास्ट जिन्होंने, कृषक जो थे, मतलब जो कृषि करने वाले जो किसान जो होते हैं, तो किसानों को 3 वर्ग में इन्होंने विभाजित कर दिया था। 3 वर्ग मतलब कि कोई होता है ना, किसी किसान के पास जमीन ही नहीं है,
तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से लेगा, उस पर खेती करेगा। और कोई ऐसा होता है कि उसकी जहाँ वो रह रहा है वहां पर उसकी जमीन है ही नहीं, तो वो दूसरी जगह जाके खेती करेगा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो पहले जो खुदकास्ट नाम के थे, तो वो कैसे थे, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे। मतलब यहाँ ये खुदकास्ट की कैटेगरी में जो लोग किसान आते थे वो केवल उसी जगह पे खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे। तो खुदकास्ट में क्या हो जाएगा, केवल उसी जगह पर खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे, तो वो खुदकास्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, खुदकास्ट के वर्ग में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं पाही कास्ट की, पाही कास्ट की, तो ये क्या करते थे, अब इनके पास तो खेतियां नहीं है, ये वही वाले गांव में, जिस गांव में ये रह रहे हैं उस वाले गांव में अगर खेती नहीं होगी तो क्या करेंगे, इनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया। कौन सी, पाही कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो पाही कास्ट की कैटेगरी के किसान कैसे होते थे, ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, तो वो पाही कास्ट के में हो गए। अगर मैं बात करूं मुजारियन, ठीक है, मुजारियन की बात करूं तो खुदकास्ट ये खुदकास्ट जो खेती करने वाले लोग होते थे, खुदकास्ट, ठीक है, खुदकास्ट किसान जो होते थे इन्हीं से ये लेते थे। मुजारियन जो लोग होते हैं वो खुदकास्ट खेती करने वाले जो होते हैं किसान, खुदकास्ट किसानों से जमीन ले लेते थे, उधारी पे कह सकते हो, तो वहां पर ये खेती करते थे। ठीक है, खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो तीन कैटेगरी में किसानों को डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से, खुदकास्ट, खुदकास्ट वो होते हैं जो जिस जगह पर किसान रह रहा है उसी जगह पर वो खेती कर रहा है, मतलब खेत उसके उसी जगह पर हैं, उसी गांव में है, तो वहां पर जो खेती करता है उसको कह देते हैं खुदकास्ट। और पाही कास्ट वो होता है जो वहां पर रह रहा है, वहां पर उसका कोई खेत नहीं है, किसी दूसरे गांव में उसके खेत हैं, तो दूसरे गांव में जाकर क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, तो उसको पाही कास्ट कह देते हैं। अगर मुजारियन की बात करें तो मुजारियन ऐसे किसान होते हैं जो कि खुदकास्ट किसान जो होते हैं, मतलब जिनकी उसी गांव में खेती है, तो खुदकास्ट किसानों से जो खेत होते हैं वो किराए पर ले लेते हैं और वहां पर खेती करते हैं। तो 3 कैटेगरी में ये कृषकों को बांट दिया गया, 3 वर्गों में इनको विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हो गई मुगल शासन व्यवस्था के बारे में, और आगे बात करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर इसके हम अर्थव्यवस्था की बात करें मुगलों की, तो मुगलों की जो अर्थव्यवस्था थी, चांदी के सिक्के इसके टाइम पे चलते थे। और बात करें कि जो सिक्कों की सबसे ज्यादा ढलाई औरंगजेब के टाइम पर ही हुई थी, ठीक है, चांदी के सिक्के चलते थे इनकी अर्थव्यवस्था में। अगर दैनिक लेन देन की बात आती थी तो ये तांबे के जो दाम होते हैं, तांबे के दाम, ठीक है, 1 रुपए में 40 दाम होते हैं थे, तो उनका उपयोग करते थे। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तो ये बता चुका हूं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मराठों का उदय। ठीक है, मराठों का जो उत्कर्ष, जब मराठा साम्राज्य जब बना, कैसे बना, ठीक है, हम 1707 तक हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद जो आए छोटे मोटे थे, उनके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा भी नहीं है। ठीक है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उसकी चर्चा कर लेंगे जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना, उसमें भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, जैसे बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह अकबर टू, तो इनके ज्यादा कुछ काम नहीं है खास। ठीक है, फिर भी मैं थोड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मराठों का उत्कर्ष। तो मराठा, जैसे कि हम जानते हैं मराठा में सबसे शक्तिशाली जिन्होंने राज्य की स्थापना की वो थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी। तो इसके जो संस्थापक है, जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, शिवाजी थे। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी पे आया थे हम, जीवनी मतलब इनका थोड़ा बायोडेटा, ठीक है, क्या था। अब जिनके शासनकाल में क्या होता है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इनके जीवनी पे आते हैं, इनका बायोडेटा क्या था। तो संस्थापक थे शिवाजी, किसके, इसके मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, मराठाओं के जो संस्थापक थे वो कौन थे, शिवाजी थे। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कब, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। इस कहां पर हुआ था, सिवनेर दुर्ग, मतलब सिवनेर का किला, जो कि कहां पड़ता है, जुन्नार के पास में, जुन्नार के पास में एक किला है सिवनेर का दुर्ग। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था साजी भोसले। क्या नाम था, साजी भोसले। तो साजी भोसले, जैसे कि मैंने लिखा है, बीजापुर रियासत में इन्होंने नौकरी कर ली थी। पहले ये क्या थे, इनके पास जागीर थी, ठीक है, पुना की जागीर।
तो पुणे की जागीर किसको सौंप के चले गए थे? ये शिवाजी को पुणे की जागीर पूरी सौंप के चले गए थे और बीजापुर की जो रियासत थी वहां पे इन्होंने नौकरी कर ली। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी माता कौन थी? जीजाबाई। इनके गुरु कौन थे? कौंकदेव, ठीक है, कौंडदेव और रामदास। रामदास ही इनके साथ ज्यादातर रहते थे। तो एक पिछले बार नहीं, एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि शिवाजी के गुरु कौन थे? ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर कौंडदेव ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था रामदास, तो रामदास ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इनके गुरु थे कौंडदेव और रामदास। अगर मैं बात करूं इनकी पत्नी, इनके विवाह, इनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? वो हुई थी साईबाई निम्बालकर से। साईबाई निम्बालकर से हुई थी 1640 ईस्वी में। ये थोड़ा बायोडेटा बता रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। और जो शिवाजी ने अपनी जो राजधानी बनाई, ठीक है, अपनी जो राजधानी, पूरे साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, वो बनाई रायगढ़ में। कब? 1656 ईस्वी में, रायगढ़ में। ठीक है, उससे पहले 1644 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के जो किला था, बीजापुर में जो किला था उसमें तोरण नामक पहाड़ी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कहां पर? बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर सबसे पहले अधिकार इन्होंने किया था 1644 ईस्वी में। मतलब लगभग 17 साल की उम्र में ही इन्होंने पहली बार तोरण नामक एक पहाड़ी थी, कहां पे? बीजापुर में, वहां पे अधिकार कर लिया। उसने राजधानी रायगढ़ में बनाई 1656 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो उस टाइम तो थे, औरंगजेब भी थे, क्योंकि औरंगजेब 1707 में मरे थे। तो जब ये थे तो तब तो औरंगजेब थे, तो औरंगजेब ने ही इसको राजा की उपाधि दी थी। किसको? शिवाजी को। अफजल खां की हत्या, ठीक है, अफजल खां की हत्या कर दी थी, ठीक है, किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी ने की थी। अब अफजल खां कौन था? तो बीजापुर का सुल्तान था। बीजापुर के सुल्तान के एक योग्य सेनापति था अफजल खां। उसने, सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था शिवाजी से लड़ाई करने के लिए, उसको मारने के लिए। लेकिन शिवाजी से लड़ाई हुई थी तो उसमें अफजल खां मारा गया था। तो इसकी हत्या कर दी थी अफजल खां की। कब? 1659 ईस्वी में। एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? जयसिंह, राजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। तो पनहाला, ठीक, पनहाला का एक किला जो कि बीजापुर में आता था, तो बीजापुर से पनहाला का जो किला था वो किसने छीन लिया? शिवाजी ने छीन लिया था 1672 ईस्वी में। 5 जून 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, इतने काम करने के बाद फिर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, एक गद्दी पे बैठे, फिर शासन इन्होंने संभालना चालू किया। उससे पहले तो ये केवल लड़ते थे, अपने अधिकार में लेते थे जो भी, क्योंकि इनको साम्राज्य फैलाना था। तो 5 जून 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और किससे करवाया? एक उज्जैन के महान पंडित, ठीक है, उज्जैन के महान पंडित, संस्कृत के महान पंडित, जो कि पहले वहीं के थे, इन्हीं के मराठी थे वो, ठीक है, वहां के ही थे। तो कौन थे? श्री गंगा भट्ट द्वारा, श्री गंगा भट्ट, तो महान पंडित थे, उन्होंने ही इनका राज्याभिषेक किया। किसका? शिवाजी का। किसने? श्री गंगा भट्ट ने। अगर हम इसकी बात करें मृत्यु, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 53 साल की उम्र में ही ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, अगर बात करें अब इनके थोड़ा राज्य व्यवस्था की बात पे आते हैं। राज्य व्यवस्था की बात पे, ये तो इनके थोड़े जीवनी हो गए, थोड़े से इनके काम हो गए, इन्होंने क्या क्या काम किए थे, बहुत ही महान थे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इनकी मृत्यु 1680 में हो गई। अगर इनके राज्य की बात करूं कि इनका कैसा राज चला, तो इनके राज्य में जो मंत्रिमंडल होता था वो अष्ट प्रधान होता था। मतलब मंत्रिमंडल को ही अष्ट प्रधान कहते थे। मंत्रिमंडल को ही अष्ट प्रधान कहते थे। अष्ट का मतलब कितना होता है? 8। तो 8 लोगों की एक सभा थी, तो उसी को कहते थे मंत्रिमंडल, वो ही सब काम देखते थे। तो अष्ट प्रधान थी। तो शिवाजी की जो सेना थी, शिवाजी की जो सेना थी वो 3 उसमें बटी हुई थी, 3 वर्गों में बटी हुई थी। एक पागा, एक सिलेदार और एक पैदल। तो पागा वो होते हैं जो
नियमित घुड़सवार, ठीक है, नियमित घुड़सवार जो होते हैं वो पागा कहलाते थे, और सिलेदार मतलब जो अस्थाई घुड़सवार, अस्थाई मतलब कोई स्थाई नहीं थे, अस्थाई घुड़सवार वो क्या कहलाते थे, सिलेदार। और पैदल तो पता ही है, पैदल चलने वाले जो सैनिक होते थे वो पैदल। 3 वर्गों में ये बटी हुई थी। अगर मैं बात करूं तोपें, शिवाजी के पास तोपें भी थी, तो शिवाजी को जो तोपें दी थी वो किसने दी थी, अंग्रेजों ने इनको तोपें दी थी शिवाजी को। अगर बात करें आगे मराठा राज्य के अंतर्गत, ठीक है, मराठा राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो मराठा राज्य के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते थे, ठीक है, इन्होंने वर्ग में डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था 2 क्षेत्रों में। तो मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे, पहला था स्वराज और दूसरा था मुगतई, जिसको मुल्क काजिमी कहते हैं। स्वराज और मुगतई, स्वराज और मुगतई, मुगतई को मुल्क कादिम भी बोलते हैं, मुल्क कदीम भी बोलते हैं। तो जो स्वराज जो भूमि थी, स्वराज जो क्षेत्र था, ये मराठाओं के अंतर्गत आता था। स्वराज जो क्षेत्र था वो मराठाओं के अंतर्गत आता था और यहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। स्वराज जो क्षेत्र था यहाँ से बिल्कुल भी टैक्स नहीं आता था। ये किसके अंतर्गत आता था, ये पूरे मराठाओं के अंतर्गत आता, इसलिए यहाँ से कोई टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन मुगतई एक ऐसा क्षेत्र था यहाँ से टैक्स आता था, ठीक है, यहाँ से टैक्स आता था, ये मराठाओं के अंतर्गत नहीं आता था। ये मुसलमान या फिर दक्कनी जो लोग होते थे ना, मुस्लिम मुस्लिम यहाँ पे इनका राज चल रहा है, तो वाले जगह होती थी मुगतई, तो यहाँ से टैक्स आ रहा है। जैसे कि चौथ हासिल करना, चौथ क्या होता है, जैसे कि भू राजस्व होता है ना, जो जमीन का जो राजस्व मिलता था 1/4, ठीक है, वहीं से चौथ आया। चौथ कर जो टैक्स होता है एक तरीके का, तो जो भू राजस्व होता है ना उसका 1/4 वो ले लेना, ठीक है। और तो ये ऐसे टैक्स यहाँ से देने पड़ते थे मुगतई राज्य से क्षेत्र से। वो इसलिए देने पड़ते थे क्योंकि जो मराठा लोग हैं कि हमारे क्षेत्र पर आक्रमण ना करें, इस वजह से यहाँ से टैक्स उनको मिलता था, तो वो मुगतई। तो स्वराज तो मराठाओं के अंतर्गत आता था, यहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। मुगतई में टैक्स लेते थे, जैसे कि चौथ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से आ गया चौथ हो गई, सरदेशमुखी हो गई, ठीक है, टैक्स के टाइप है चौथ, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वो होता है 10% भाग का लिया जाता था। तो ये स्वराज और मुक्तई के बारे में बात हो गई। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान लोग थे, ठीक है, अष्टप्रधान 8 लोग बैठे होते थे, वही पूरा कामकाज देखता था। तो जो अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे, इनके नाम देख लेते हैं। जो अष्टप्रधान में जैसे कि पेशवा, ठीक है, अष्टप्रधान में कौन है, जैसे कि पेशवा है, जिनको क्या कह देते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। उस टाइम के प्रधानमंत्री पेशवा ही थे। जैसे कि आपने सुना होगा बाजीराव पेशवा, जो कि मस्तानी को लेकर बड़े फेमस थे, ठीक है, उनकी पिक्चर भी बनाई गई है, उसकी भी मैं वैल्यू बता दूंगा आपको। तो पेशवा। फिर दूसरे थे सरी ए नौबत। कौन थे, सरी ए नौबत, ये इनको सेनापति भी कह सकते हैं। पूरे सेना का देख रेख कौन करता था, सरी ए नौबत ही करता था, जिनको सेना का प्रधान बोलते हैं, सैन्य प्रधान, ठीक है, सेना का प्रधान। सैन्य प्रधान का मतलब होता है सेना का प्रधान। तो सरीय नौबत पूरा वही देखते थे। सेनापति, सेनापति कौन होता है, सेना का पूरा प्रधान होता है, तो सरीय नौबत भी हो गया। अगर मैं अमात्य की बात करूं, तो अमात्य का मतलब जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है, कि कहां से आय आ रही है, इनकम आ रही है, कहां से आउट गोइंग हो रही है, मतलब जा रही है इनकम, पूरा खर्च वर्चा स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, तो पूरा खर्च आ जा रहा है कैसे और इनकम आ रही है कैसे, तो पूरा लेखा जोखा कौन देखता था, अमात्य देखता था। अगर मैं बात करूं वाक्यान 20, वाक्यान 20, ठीक है, वाक्यान 20 का ये सूचना देना, गुप्तचर जो लोग होते हैं मुखबरी को देते हैं वो, ठीक है, वो संधि विग्रह करना, संधियां हो जाती थी राजा महाराजाओं के बीच में, तो वो तो ये देते थे। अगर मैं चिटनिस की बात करूं, चिटनिस, ठीक है, चिटनिस का होता था राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना। जो राजकीय पत्र होते हैं उनकी भाषा शैली की कौन सी शैली में लिखा गया है, पूरा कन्वर्जन वगैरह सब कुछ। तो ये 8 लोग थे। ऐसे सुमंत है, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, सुमंत। जो सुमंत होते हैं वो कौन होते हैं, विदेश मंत्री। पूछा गया है मराठाओं के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है, तो सुमंत कहा जाता है, ठीक है, ये आया हुआ पेपर में, और हो सकता है इनमें से कोई सही पूछ ले। पेशवा तो बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री। सरीय नौबत मतलब सेनापति। तो आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो मैं बोलते जा रहा हूँ आप वीडियो पॉज कर करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर सुमंत भी हो गया, जो विदेश मंत्री होता है मराठाओं के टाइम पे उसको सुमंत कहा जाता था। अगर मैं पंडित राज की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है पंडित राय, पंडित राव। पंडित राव कौन होंगे? जो धार्मिक काम देखेंगे। तो धार्मिक कामों को देखने के लिए, तिथि को निर्धारण करने के लिए कि कौन सा काम कब करवाना चाहिए, कब अच्छा दिन होगा, पूरी तिथि को देखने के लिए क्या, पंडित राव। और न्यायाधीश, न्यायाधीश नाम से पता लग रहा है न्याय करने वाला विभाग पूरा, तो न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। जैसे कि आज भी देख रहे हो आप लोग, न्यायाधीश कौन होते हैं? जो पूरा न्याय करवाते हैं। तो उनके टाइम पे भी न्यायाधीश होता था जो कि न्याय विभाग का पूरा प्रधान होता था। तो दोस्तों ये हो गए अष्ट प्रधान, ठीक है। इनमें से एक पूछा गया सुमंत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी का भी पूछा जा सकता है। पेशवा, सरी, नौबत, अमात्य, बाकायन, वीर, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इनके अष्ट प्रधान के बारे में। अगर मैं बात करूं जब शिवाजी के टाइम पे, शिवाजी के टाइम पे जो टैक्स आता था, जो कृषि हो रही थी, ठीक है, तो कृषि का भी जो टैक्स आता था, कर आता था, वो कितना परसेंट आता था? लगभग 33% भाग। उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। जैसे राजा लोगों को दे नहीं जाते थे इतना परसेंट, जैसे कि कुछ खेती वगैरह यूज का 100% का 33% उसको राजस्व के रूप में देना पड़ता था। लेकिन बाद में जाके 40% कर दिया था शिवाजी के टाइम पे, ठीक है। पहले 33% देते थे, बाद में इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। अगर और बात करूं, अब देखो उत्तराधिकारी, ये तो हो गए इनके बात शिवाजी के टाइम पे। अगर मैं थोड़े उत्तराधिकारी की बात करूं, शिवाजी के बाद कौन गद्दी पर आए, पेशवा कौन बने, ठीक है। तो शिवाजी के बाद जो गद्दी पर बैठे वो बैठे संभाजी। कौन? संभाजी, ठीक है, संभाजी। तो इनके जो सलाहकार थे वो थे कवि कलश। कवि कलश इनके सलाहकार थे, ठीक है। बहुत अच्छे विद्वान थे कवि कलश, वो संभाजी के सलाहकार थे, उन्हीं के सलाह पर ये काम काज करते रहते थे। लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा काम किए ही नहीं, बस इसके बाद संभाजी आए, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। उनको मुकर्रब खान है, ठीक है, मुकर्रब खान ने इनको बंदी बना के इनकी हत्या कर दी थी, दोनों की। किसकी? संभाजी की और कवि कलश की, 1689 ईस्वी में। मार्च 1689 ईस्वी में मुकर्रब खान ने दोनों की हत्या कर दी। किसकी? संभाजी की और कवि कलश की। उसके बाद तो इस गद्दी पर 1689 में राजा राम बैठे, ठीक है। छत्रपति की छत्रपति बोलते थे ना, शिवाजी को भी छत्रपति शिवाजी बोलते थे। तो छत्रपति इनकी थोड़ी एक मतलब उपाधि टाइप की हो गई। तो छत्रपति के रूप में कौन बैठे? अब राजा राम बैठे 1689 ईस्वी में, ठीक है। राजा राम ने फिर अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहले कहाँ थी? राजगढ़, जो कि उन्होंने बनाई थी शिवाजी ने, रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ के बाद इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई राजा राम ने, कहाँ पे? सतारा में। सतारा जगह है, सतारा में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। उसके बाद क्या हुआ? 2 मार्च 1700 में मारा गया। इनको मुगल से लड़ रहे थे, ये कौन? राजा राम। राजा राम मुगलों से लड़ते टाइम, ठीक है, मुगलों से लड़ते टाइम ये मारे गए थे। कब? 2 मार्च 1700 में। अब ये भी मर गए। तो अब इनके बाद कौन आया? तो इनके बाद क्या किया? राजा राम की जो पत्नी थी, राजा राम की जो पत्नी, जो विधवा हो चुकी थी, और इनका छोटा सा लड़का था, 4 साल का लड़का। तो उसी के साथ जो पत्नी थी ताराबाई, और अपने 4 वर्षीय पुत्र, उस लड़के का नाम था शिवाजी। तो शिवाजी द्वितीय कह सकते हैं, क्योंकि शिवाजी एक पहले आ चुके थे। तो शिवाजी द्वितीय और ताराबाई शासन को संभाल रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ सालों में हुआ क्या? 1707 में हुआ क्या? एक थे कौन? संभाजी का एक लड़का था, संभाजी का, जिसका नाम था साहू, ठीक है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, औरंगजेब ने साहू को बंदी बना के रखा था। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साहू वहां से भाग के आ गया अपने यहाँ पर ही। तब ताराबाई से इसका युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं खेड़ा का युद्ध। वो 1707 ईस्वी में लगभग हुआ था। तो यहाँ पर ताराबाई और साहू के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको खेड़ा का युद्ध कहा जाता है, 1707 ईस्वी में हुआ था लगभग। तो अब इसमें ताराबाई हार गई थी, ठीक है, ताराबाई हार गई थी। और जो गद्दी पर जो बैठ गया, फिर कौन बैठा? साहू। तो साहू ने 1708 में सतारा में, देखो सतारा बन गई थी ना राजधानी, तो सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? साहू ने, 1708 ईस्वी में। अब 1713 ईस्वी में साहू ने, देखो बालाजी बिस्वनाथ, अब पहले क्या पेशवा होते थे, पेशवा के संरक्षण से ये पूरा काम करते थे। पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता था उस टाइम पे। तो पहले जो पेशवा थे वो कौन बनाए गए थे? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और इनकी मृत्यु 1720 में हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ की जो मृत्यु हो गई 1720 में हो गई। इनके बाद जो आया वो थे महान पेशवा बाजीराव,
ठीक है, बाजीराव प्रथम बोलेंगे, बाजीराव पहले, क्योंकि उसके बाद भी बाजीराव आए हुए हैं, इसलिए ये बाजीराव पहले और आगे बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। तो बाजीराव पहले जो 1713 में क्या बाजीराव विश्वनाथ को पेशवा बनाया, 1720 में जैसे इनकी मृत्यु हुई उसके बाद पेशवा कौन बना, बाजीराव प्रथम पेशवा बना। ठीक है, बाजीराव प्रथम पेशवा बना। और पाड़खेड़ा का युद्ध, ठीक है, बता देता हूं, बाजीराव ने युद्ध लड़े, ये बहुत ही महान था, पहली बार इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तभी बताऊंगा। तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ 7 मार्च 1728 ईस्वी में, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में किसके खिलाफ हुआ था, बाजीराव और निजामुल मुल्क के खिलाफ। निजामुल मुल्क के खिलाफ, मुगल थे, निजामुल मुल्क और बाजीराव के खिलाफ हुआ था। निजामुल मुल्क हार गया था, इसको फिर संधि करना पड़ी थी, ठीक है, कंप्रोमाइज करना पड़ा था, इसको संधि करनी पड़ी थी, किसके साथ, शिवाजी के साथ। और मुंगी शिवगांव की संधि जिसको हम कहते हैं, किसकी, मुंगी शिवगांव की संधि। मुंगी शिवगांव की संधि किसके खिलाफ हुई थी, बाजीराव के और निजामुल मुल्क के खिलाफ हुई थी। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाजीराव एक ऐसा पेशवा था जिसने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है, बाजीराव ने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया। और मुगल, जब उस टाइम पे किसका शासक था, किसका शासन था दिल्ली पर, था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का, ठीक है, मोहम्मद शाह का। जब औरंगजेब तो मर गया था, औरंगजेब के बाद की बात है, तो मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, वो वहां पर बैठा था गद्दी पर। तब दिल्ली पर शिवाजी, किसने, बाजीराव ने आक्रमण किया। तब इसने क्या किया, मोहम्मद शाह, ये हार ही गया था, ये समझ लो, इसने क्या किया, ये इसमें मिलना चाह रहा था फिर, ठीक है, मतलब इनसे संधि होने लगी थी कि फिर पेशवा इन्हीं के कहने पर ये काम करने लगे थे, बहुत ये दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे उस टाइम पे। जब इन्होंने आक्रमण किया था ना, तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। 1740 ईस्वी में बाजीराव की भी मृत्यु हो गई, ठीक है, एक कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई, कोई बताता है कि बीमार होने से हो गई है या फिर वैसे। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बाजीराव फेमस किस वजह से ज्यादा हुए थे, इनका एक मस्तानी नाम की लड़की से, ठीक है, प्रेम के चक्कर में फेमस हुआ, आपने पिक्चर भी देखी होगी, ठीक है, मूवी में इतना कुछ ज्यादा वैसे दिखाते नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी ऊपर से थोड़ी बहुत फैक्चुअल होती है उसकी, ठीक है। तो मस्तानी से लव के चक्कर में ये फेमस हो गए थे बाजीराव, बहुत ही कम उम्र में ये चल बसे, ज्यादा नहीं। तो बाजीराव की मृत्यु हो गई। अब आप तब तक इसको नोट कर लो, मैं अब तक और बताता हूं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि बाजीराव प्रथम की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन आया, बालाजी बाजीराव, ठीक है, 1740 ईस्वी में ये पेशवा बना, बालाजी बाजीराव पेशवा बना 1740 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हो गई थी, ठीक है, पेशवा के हाथ में सारे अधिकार आ गए थे, ठीक है, पहले तो अधिकार किसके हाथ में थे, जो राजा था, ठीक है, मराठाओं का। तो पेशवा क्या था, केवल एक प्रधानमंत्री के तौर पर था, ठीक है। उसके बाद ही जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई, उसके बाद बालाजी बाजीराव आया 1740 ईस्वी में। और 10 साल बाद 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई, संगोला की संधि, ठीक है। जब संगोला की संधि हुई थी, तो इस टाइम जितने भी पेशवा के अधिकार में थे, तो पेशवा का अधिकार और ज्यादा बढ़ गया, पूरे पेशवा के हाथ में सारे अधिकार आ गए। अब मेन कौन हो गया सबसे ऊपर, पेशवा, ठीक है, पेशवा ही चलने लगे थे फिर उसके बाद से। तो बालाजी बाजीराव को ही हम क्या कहते हैं, नाना साहेब, नाना साहेब बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब कहा जाता है। झलकी की संधि भी हुई थी, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा संधि हुई थी, ठीक है, झलकी की संधि। तो झलकी की संधि किसके खिलाफ हुई थी, तो हैदराबाद के थे निजाम और बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम, इन दोनों के बीच में झलकी की संधि हुई। और जैसे कि हमें पता है 1761 में, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन था, अब्दाली, महमूद अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से आया हुआ था, ठीक है, उनमें और मराठाओं के बीच में एक लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा, इसमें मराठा हार गए थे, ठीक है, मराठा हार गए थे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और उस टाइम पे कौन थे, बालाजी बाजीराव ही पेशवा थे। तो ये बालाजी बाजीराव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1761 में इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत बड़ा युद्ध था वो। माधवराव नारायण, ठीक है, उसके बाद कौन, जब बाजीराव की मृत्यु हुई कब, 1761 में, तो 1761 में ही कौन, माधवराव नारायण प्रथम,
ठीक है, माधवराव नारायण प्रथम क्या बने, 1761 में ही पेशवा बने। कौन, माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बने। तो माधवराव नारायण प्रथम की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, किसने करी थी, इन्हीं के चाचा थे रघुनाथ राव, इन्हीं के चाचा रघुनाथ राव, उन्होंने माधवराव प्रथम की हत्या कर दी 1772 से 73 में, ठीक है। अब बात करें पेशवा माधवराव नारायण टू हुए, ठीक है, जब ये मर गए नारायण राव, ठीक है, कौन, माधवराव नारायण प्रथम की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो पेशवा बने वो बने पेशवा माधवराव नारायण टू, लेकिन बने नहीं ये बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो जब जो मराठा राज्य का जो पूरी देखभाल करते थे वो करते थे 12 भाई सभा, ठीक है, नाम था 12 भाई सभा, और इस सभा में 12 लोग थे, 12 सदस्य की एक सभा थी, इसको बोलते हैं 12 भाई सभा। इसमें दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक तो थे महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है महादजी सिंधिया, मध्य प्रदेश के लिए तो खासकर, क्योंकि महादजी सिंधिया ही ऐसे थे जब पानीपत की लड़ाई में हार कर आए थे, तो ये ग्वालियर में इन्होंने जाटों से लड़ाई की और ग्वालियर का किला महादजी सिंधिया ने अपने नाम कर लिया था, ठीक है, उन पर अधिकार कर लिया था ग्वालियर किला। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, यही बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे और पूरे को यही संभाल रहे थे। अंतिम पेशवा की बात करें तो अंतिम पेशवा कौन थे, तो राघोबा, ठीक है, राघोबा थे, उन्हीं के पुत्र थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय, यही अंतिम पेशवा हुए, ठीक है। इन्होंने भी फिर बताऊंगा कि क्या किया। अब युगल आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए थे। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो हुआ 1782 में, इसमें भी एक संधि हुई थी, उसी के साथ ये युद्ध खत्म हुआ, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से लेकर 1805 में इसमें भी संधि हुई थी, 1830 में भी संधि हुई थी, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। ये कमजोर होते गए मराठा उसके बाद, ठीक है, कमजोर तो 1761 में जब पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके बाद ही ये पूरे मराठा राज्य कमजोर होने लगा था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ, तो ये डेट याद रखना है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में, इसमें सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में। अब देखो लास्ट पॉइंट, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आखिरी वो थे, कौन, पेशवा। तो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिसको बोलते हैं कोरेगांव का युद्ध और अस्टी का युद्ध, दो युद्ध थे इनके, कोरेगांव का और अस्टी का। तो इसमें ये दोनों युद्ध में हार गए थे, कौन, बाजीराव सेकंड। तो अंग्रेजों से फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको उस टाइम से पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, और जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इनको कानपुर जगह भेज दिया गया था, वहां पर बस इनको पेंशन के तौर पे रखा गया था, और लगभग 1853 में भी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये बाजीराव द्वितीय था। तो ये हो गया मराठाओं का पूरा उत्कर्ष, जो मेन वो इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे मराठाओं के, वो यहाँ पे पूरे कवर हो गए हैं, शिवाजी से लेकर कहां तक, अंतिम पेशवा तक, कौन, बाजीराव द्वितीय तक, पूरे इंपोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, अभी विदा लेते हैं आपसे, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दिए, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तुरंत आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं।